ओके गाइस, तो स्टार्ट करें क्या अपन? गाइस अपन स्टार्ट करें क्या? गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, तो हमारी मॉडल 2 कंप्लीट हो गई ना पूरी की पूरी। रिवीजन कैसा चला? अच्छा लगा? मॉडल 2 खत्म हुई अपनी, अच्छा लगा? अच्छा लगा है? सर के ऊपर से गई? आवाज नहीं आई किसी की? अच्छा लगा? नहीं, मजा नहीं आया? छोटा मोटा तो वो रहेगा ही। छोटे मोटे दुख तो सबको है बेचारा, क्या कर सकते हैं। बाकी सब ठीक है ना? मॉडल 2 समझ में आई ना अपनी? एक साथ बोलो ना यार। चलो, तो अपन मॉड्यूल 1 के रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं और जो जो टॉपिक अपने को डिफिकल्ट लगते हैं वहां से पिक कर रहे हैं। तो सबसे पहला आज अपना इन्वेंट्री है, ठीक है? अच्छा, इन्वेंट्री में किस किस को डिफिकल्टी लगती है? अरे इन्वेंट्री से इजी तो कुछ भी नहीं है। मैं मैं बताऊं मैं बताऊं इन्वेंट्री। अच्छा देखो गाइस, इन्वेंट्री चैप्टर जो था ना, अपन स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। इन्वेंट्री चैप्टर जो था ना, मैंने फाइनल में सिर्फ एक पेज में कंप्लीट किया था। इन्वेंट्री चैप्टर फाइनल में सिर्फ एक पेज में कंप्लीट किया था। तो अपन तो फाउंडेशन पे हैं, तो आधे से भी आधा पेज लगना चाहिए, है कि नहीं? चलो देखते हैं अपन क्या है पूरा, ठीक है? चलो, अच्छा अपन ने जब फाइनल अकाउंट्स पढ़ा था तो वहां पे दो तरह की चीजें पढ़ी थी क्या? एक तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और एक ट्रेडिंग कंपनी। गाइस अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्या? चलो, अपन ने जब फाइनल अकाउंट्स पढ़ा था तो हमने दो तरह की कंपनी पढ़ी थी क्या? मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या कर रही थी? कुछ बना रही थी, और ट्रेडिंग कंपनी परचेज करके बेच रही थी। तो एक चीज बताओ, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास, ठीक है, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास इन्वेंट्री बची होगी तो किस किस चीज की इन्वेंट्री बची होगी? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास एक तो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री बची होगी क्योंकि वो रॉ मटेरियल खरीदता है, उससे कुछ बनाता है। दूसरा, उसके पास फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री बची होगी क्योंकि जरूरी थोड़ी यार जो मैंने बना दिया सारे के सारे बिक गए, कुछ तो पड़े भी होंगे ना, ठीक है? अब ट्रेडिंग कंपनी जो होती है वो क्या करती है? वो कुछ खरीदती है और सेम टू सेम बेच देती है, ठीक है? तो उसके पास किस चीज की इन्वेंट्री बची होगी? फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री बची होगी। कोई दिक्कत क्या अपने को इस पॉइंट तक? चलो ठीक है। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हमारे पास रॉ मटेरियल हो सकता है। देखो, WIP तो अपने पास हर केस में पड़ा हो सकता है। WIP पता है अपने को क्या होता है? नहीं, फुल फॉर्म तो मुझे भी पता है। देखो मैं एक छोटा सा नाम बताता हूँ। अपन ने सुना है आधी कच्ची पक्की रोटी? बस, जो भी आधा कच्चा पक्का माल पड़ा होता है अपने पास, सब कुछ उसको WIP बोलते हैं। चाहे वो 10% कंप्लीट हो, चाहे 99% कंप्लीट हो, अगर आधा कच्चा पक्का पड़ा है अपने पास तो WIP है। ठीक है क्या गाइस? हाँ जी। ओट्स? सड़क? अच्छा, अरे तेरी क्या बात है। चलो, बहुत अच्छे। अब देखो गाइस, ये सबसे, मतलब बोले ना कि सबसे जो प्यारी सी चीज है हमारे पास, बोलता है इन्वेंट्री, हम इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? एक तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड है और एक नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड है, ठीक है? एक एक करके अपन सारा समझेंगे। इन्वेंट्री नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल, इन्वेंट्री ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल। देखो बहुत प्यारी सी चीज है, मैं बताता हूँ। जब हम इन्वेंट्री को सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, जब हम इन्वेंट्री को सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे मान लो मैं बताता हूँ, बड़े बड़े हमारे पास अलमीरा है, ठीक है? सब अलग अलग है। मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि यार ये बड़ा वाला मेरा अलमीरा है जो कंपनीज बेच रही हैं, ठीक है, स्पेसिफिक डिजाइन का। ये मेरे पास दूसरे तरह का अलमीरा है। अगर मैं उनको सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि यार ये अलग है, ये अलग है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला मेथड लगाएंगे, वरना हम ये लगाते हैं। अब पता है सेपरेटली आइडेंटिफाई मेथड में क्या करते हैं? जो उसकी वैल्यू होती है ना, वही अपन उसको मेजर करते हैं उस पर। समझ में आया? नहीं समझ में आया? ऊपर से चला गया? देखो, अब एक चीज बताओ मेरे पास। अच्छा एक चीज बताओ गाइस, मेरे पास बहुत सारे ना
बहुत सारे गेहूं पड़े हुए हैं, ठीक है। क्या मैं एक एक गेहूं के दाने का दाम अलग अलग निकालूं? क्या सबको मेरे को पता होगा कि इस गेहूं के दाने का दाम कितना है, इसका कितना है? नहीं, वो सब एक साथ है ना, तो उनका हम इस मेथड्स को यूज करके निकालते हैं, ठीक है। अब एक चीज बताओ, मेरे पास इस रूम में ऐसे बड़े बड़े और अलग अलग कलर के बहुत सारे स्पीकर्स रखे हैं, ठीक है। ऐसे बड़े बड़े अलग अलग कलर्स के बहुत सारे स्पीकर रखे हैं। तो मेरे को पता है क्या कि इस एक स्पीकर का क्या दाम होगा? मेरे पास अगर मैं आपको बोलूंगा भाई एक काम करो, मेरे पास रेड कलर का MX100 लेके आओ स्पीकर, तो मेरे को पता है कि उस एक का दाम क्या है। तो जब मेरे को उस एक का दाम पता होता है ना, तो अब एक चीज बताना आप लोग, चलो मान लो मैं 100 स्पीकर लेके आया था अलग अलग कलर के, अलग अलग डिजाइन के। मेरे पास 4 स्पीकर्स बचे हुए हैं, ठीक है, रेड, वायलेट, ब्लू और ग्रीन। मेरे को सबका अलग अलग दाम पता होगा क्या? तो अगर मेरे को अपनी क्लोजिंग स्टॉक का दाम निकालना है तो उन चारों के अलग अलग का प्राइस जोड़ दूंगा, तो मेरी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकल जाएगा क्या? बस सेपरेटली आइडेंटिफाइबल में यही करते हैं, अपने को सबका अलग अलग दाम पता होता है, अपन जोड़ देते हैं, बात खत्म हो गई। समझ में आया ये वाली चीज? बेसिकली समझ में आया, ये बेसिक फॉर्मेट है, अपन आगे इसको डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग। क्या सोए नहीं क्या? चाय वाय कुछ मंगाए, चाय वाय कॉफी वॉफी? अच्छा सोचा। मैं बचपन में ना हम ऐसे ही करते थे, मम्मी उठाती थी, चली जाती थी, हम सो रहे होते थे, मम्मी बोलती उठ जा, अरे मम्मी उठ गया, सोच रहा हूँ कुछ। चलो ठीक है, ये वाला समझ में आया कि अपने को सबको? अब अगर इन्वेंट्री ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल नहीं है, मतलब हम उसको आपस में अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो अपन ये वाला फॉर्मेट यूज करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। और उसके बाद आएगा हमारे पास नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, ठीक है। चलो एक एक करके अपन स्टार्ट करेंगे। मैंने बताया था ना अपने को, कुछ ज्यादा साफ नहीं दिख रहा क्या आज? क्या बात है। देखो, मैंने बताया था ना कि हम जनरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से वैल्यू करते जब आप इंटर या फाइनल में जाओगे, ठीक है। S2 है, इंड S2 है। देखो, वहां भी ना साफ साफ यही चीज मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अपन जब कोई चैप्टर पढ़ रहे थे, कि इन्वेंट्री को हमेशा दो तरीके से वैल्यू करते हैं, या तो कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर। कोई बताएगा नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है? मैंने बताया था, मैं अभी उसको जिस चीज पे, मैं अभी उसको कितने पे बेच सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे मेरे 10 रुपए का आईफोन है, ठीक है, मैंने इसको जितने पे भी खरीदा हो, मैं उतने पे रिकॉर्ड करूं या अभी जितने पे बिक सकता है मैं उतने पे रिकॉर्ड करूं? अभी जितने पे बिक सकता है। मान लो ये 10,000 पे बिक सकता है और मेरे को 1,000 रुपए इसको बेचने के लिए कॉस्ट लगेगी, तो मैं कितने पे रिकॉर्ड करूं? 10,000 का ये अभी बिक सकता है और 1,000 रुपए मेरे को बेचने के लिए कॉस्ट लगेगी, मैं कितने पे रिकॉर्ड करूं? 9 पे ना। 10,000 का ये अभी बिक सकता है और 1,000 मेरे को बेचने के लिए लगेगी कॉस्ट, तो टोटल 9,000 मेरे को मिलने वाले ना, तो मैं 9,000 पे रिकॉर्ड करूँ ना? ठीक है, डन। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलो। अच्छा, कोई भी अगर अपन से पूछेगा, अगर मान लो 2 नंबर के लिए आ जाए कि इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करते हैं, तो फीफो लीफो लिखने से पहले अपन क्या ये समझेंगे क्या, कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर, ठीक है। देखो, हो सकता है ना इस पूरे में पता है क्या बोलेगा अपने को, हर एक पूरे इन्वेंट्री की जितनी भी इन्वेंट्री दी होगी उन सब के थ्रू अपन उनकी कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है। कोई भी जो ऊपर मेथड दिया होगा उससे अपन उसकी कॉस्ट निकाल लेंगे। मान लो फीफो लगाया, लीफो लगाया, स्पेशल आइडेंटिफिकेशन जो भी लगाना था लगाया, ठीक है। वो लगाने के बाद अपन कंपेयर करेंगे उसकी एनआरवी से, दोनों में से जो कम होगा उस पर मेजर कर देंगे, बात खत्म, ठीक है। तो देखो, इसका मैं डायग्राम दिखाता हूँ। विजिबल है? हाँ, ये रही हमारी इन्वेंट्री। एक मेथड आया मेरे पास कॉस्ट, कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर, ठीक है। अब कॉस्ट के लिए मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, या तो मैं फीफो ले लूं, या तो मैं लीफो ले लूं, या तो मैं वेटेड एवरेज ले लूं, ठीक है, या फिर मैं
स्पेशल आइडेंटिफिकेशन वाला मेथड ले लूँ, जनरली अपन को यही 4 पूछे जाते हैं। ये 4 में भी लीफो बहुत कम पूछने के चांसेस है, क्योंकि लीफो इंडिया में यूज नहीं होता है। इंडिया में सिर्फ फीफो चलता है, वेटेड एवरेज चलता है। ठीक है, इन चारों तरीके से मैं पहले अपनी कॉस्ट को फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, कॉस्ट जैसे ही फाइंड आउट हो गई, कंपेयर करूंगा किससे, किससे, एनआरवी से। दोनों में से जो कम आएगा या ज्यादा आएगा, दोनों में से जो कम आएगा, जो कम आएगा वो मैं ले लूंगा, बात खत्म, वो मेरी वैल्यू हो जाएगी क्लोजिंग स्टॉक की। कोई दिक्कत क्या यहां तक? एक मुंह हाथ धोया भाई, मुंह हाथ धोया, टॉवल वगैरह लाया है, नहा ले, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये अपने को समझ में आया क्या? डन 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 डन। चलो, एक ना इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का गाइस फोकस रखना, इन्वेंट्री का ना अपन मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, क्या ये अपने को पता है कि इन्वेंट्री अपनी एसेट है, एसेट साइड पे आती है, लाइबिलिटी साइड पे आती है? ये बताओ मेरे को। एसेट साइड पे आती है, तो बोलता है इन्वेंट्री इज द, इन्वेंट्री मींस एसेट। बताओ, हमें बता रहा है। अगर मैं लाइबिलिटी बोलता तो हमें भी पता है यार, एसेट साइड में लिखते हैं अपन तो एसेट ही होगा ना। ठीक है, इन्वेंट्री इज द एसेट जो 3 तरह से यूज में आती है। किस किस तरीके से? फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, मतलब जो मैं फिनिश गुड्स बना के रखता हूँ उसको बेचता हूँ ना। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, जिसको मैं यूज करता हूँ, रॉ मटेरियल्स को यूज करता हूँ क्या, विच इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन के लिए मैं यूज करता हूँ, मतलब मेरे रॉ मटेरियल्स। फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर सेल इंक्लूडिंग मेंटेनेंस सप्लाईज। देखो, जितने भी अपने पास स्पेयर्स होते हैं ना या टूल्स होते हैं, उसको अपन इन्वेंट्री में कंसिडर करते हैं। आगे जाके ना आप लोग फाइनल्स में पढ़ोगे, स्पेयर्स और टूल्स को या तो हम प्लांट एंड मशीन बोल सकते हैं या इन्वेंट्री बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्वेंट्री बोल रहा है तो इन्वेंट्री एक बार अपन कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, चलो, ये वाला अपन ने डायग्राम बना लिया था क्या आप लोगों ने? चलो ठीक है, तो मतलब बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है, इन्वेंट्री अपने पास क्या है? इन्वेंट्री 3 तरह की है, फिनिश गुड्स है, रॉ मटेरियल्स है, स्पेयर्स एंड टूल्स है। स्पेयर्स एंड टूल्स बोले तो मुंडी तो सबने हिला दी, स्पेयर्स एंड टूल्स है, वो तो लिखा है ना यहाँ पे। अरे अब मान लो, अब मान लो, देखो मैंने डेस्क बनाया, ठीक है, लकड़ी इसके लिए मेरी रॉ मटेरियल है। अब एक चीज बताना, मैंने हथौड़ी भी तो यूज करी थी बनाने के लिए, हथौड़ी मेरा प्लांट एंड मशीन तो है नहीं, आरी भी तो यूज करी थी। पाना, है ना, जेसीबी, जेसीबी नहीं यूज करी थी मैंने बनाने के लिए। चलो ठीक है, मैंने हथौड़ी यूज करी थी। अब गाइस गाइस बस 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 हो गया। चलो, मैंने हथौड़ी भी यूज करी थी ना बनाने के लिए, तो हथौड़ी भी तो बनाने के काम में आई ना मेरे पास, तो उसको भी तो अपन इन्वेंट्री में कंसीडर करेंगे ना, मेरे पास पड़ी रहेगी तो। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन स्पेयर्स या टूल्स। ठीक है, समझ में आया? तो 3 चीजें अपने पास, फिनिश गुड्स, बोलो मेरे साथ, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल्स और स्पेयर्स एंड टूल्स। बहुत अच्छे, चलो इसकी डेफिनेशन आप लोग मैं मार्क कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, अपने पास पूछ सकता है। ठीक है, कभी कभी पता है क्या करेगा गाइस, गाइस 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 गाइस, प्लीज फोकस। अपने पास क्या करेगा ना, इन्वेंट्री की डेफिनेशन पूछेगा, ठीक है, बोलेगा व्हाट इज द मेथड टू वैल्यू द इन्वेंट्री, कॉस्ट या एनआरवी व्हिच एवर इज लोअर, ये पूछ देगा 2-3 नंबर का, और उसके बाद नीचे बोलेगा क्वेश्चन सॉल्व कर दो इसका। तो 2-3 नंबर क्यों बेमतलब अपन कटवा के आए, तो इसकी डेफिनेशन याद कर लेना। डन क्या गाइस? चलो, हाँ जी, अपन क्लास के बाद बैठ के एक एक स्पेयर टूल समझेंगे, ठीक है, एक एक। चलो, अब देखो, अब देखो, लोग अब अपन से पूछेंगे कि भाई इन्वेंट्री को वैल्यू क्यों करना है? यार मैं इन्वेंट्री को वैल्यू नहीं करूंगा तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक सही से पता थोड़ी चलेगा। सही क्लोजिंग स्टॉक सही से पता करना है, क्लोजिंग स्टॉक सही से पता करूंगा तो याद है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चलती है। अगर यही सही नहीं होगा तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी गलत आएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गलत आएगी तो मेरा प्रॉफिट भी गलत आएगा।
तो इसीलिए अपन को क्लोजिंग स्टॉक सही सही से मेजर करना है कि नहीं करना है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, अभी इस पे फोकस करेंगे अपन। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जैसे जैसे आप कोर्स में आगे पढ़ोगे ना, बढ़ोगे, आपको लोग एक ही चीज बोलेंगे, आपने सुनी भी होगी, आज तक जो पढ़ के आए हो सब भूल जाओ, सब गलत है, बस। ठीक है, डन। देखो शुरू में ना, देखो शुरू में ही कोई आपको बड़ी और भारी चीज नहीं पढ़ा सकता, पहले आपको हल्की चीज पढ़ाई जाती है, फिर जब आप आगे बढ़ते हो तो बताया जाता है कि वो अपन ने ऐसे ही पढ़ा दिया था, अब हम आपको असली चीज पढ़ा रहे हैं। समझ में आया? ठीक है, डन। अभी देखो, अभी आपको कितना इजी से बताया गया कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ठीक है, फाइनल में जाके एक और चीज इसमें जुड़ेगी कि अगर हमारी फिनिश गुड्स उससे कम पे बिक रही है, ये वाला एक और फॉर्मूला भी आएगा, तो वो मैं अभी थोड़ी पढ़ाऊंगा आपको, है ना, कोई फायदा नहीं। चलो, अब बोलता है कि बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को कैसे मेजर करते हैं, कैसे मेजर करते हैं गाइस, इन्वेंट्री को कैसे मेजर करते हैं? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, अभी तुरंत पढ़ाया ना, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अब कभी भूलोगे क्या? इसका टैटू करवा लो, इसको बिल्कुल मत भूलना। कैसे मेजर करते हैं इन्वेंट्री को? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज, विच एवर इज, विच एवर इज। कोई हायर लिख के आएगा क्या? नहीं, हाँ लिख के आएगा तो आपके नंबर कटेंगे, मेरे तो, मेरा काम तो हो गया। ठीक है, चलो अब देखो, बस 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 हो गया। चलो अब बोलता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री में, बोलता है इन्वेंट्री में हमारी क्या क्या चीजें आती हैं? कॉस्ट ऑफ परचेजेस, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अदर कॉस्ट। पता है कैसे बेवकूफ बना रहा है, मैं दिखाऊं क्या? ओपनिंग स्टॉक एक बार मेरा 0 मान लो, ठीक है, ये लिखते हैं क्या? लिखते हैं क्या? ये लिखते हैं क्या? क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? मेरा कुछ बिका, कुछ रह गया, ठीक है, तो जो रह गया उसमें ये तीनों चीज रहेंगे क्या? तो वही तो ये बोल रहा है कि इन्वेंट्री में क्या क्या होता है? कॉस्ट ऑफ परचेजेस, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्ट करने के लिए अपने को डायरेक्ट लेबर चाहिए होता है, और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू ए प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। बात खत्म, यही चीज तो कहना चाह रहा है बेचारा। कोई डाउट क्या? देखो, अगर मेरे पास रॉ मटेरियल है, ठीक है गाइस, फोकस करना इस बात पे, अगर मेरे पास रॉ मटेरियल है और रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है, तो उसमें तो दो ही चीजें आएंगी। कौन कौन सी दो चीजें? एक तो रॉ मटेरियल को परचेज करने का प्राइस, ठीक है, और उसको प्रेजेंट कंडीशन तक लाने के लिए कोई अपने पास एक्सपेंस होते हैं। जैसे मान लो ना, हमारे पास कोई भी लाने ले जाने के लिए जो खर्चे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह होती है, वो सारी भी अपन ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आरएम के केस में हमारे पास क्या आता है? एक तो परचेज प्राइस और एक ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है क्या? फिनिश गुड्स में मेरे पास क्या आता है? देखो, फिनिश गुड्स में तो आरएम का कॉस्ट भी जुड़ता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे भी जुड़ते हैं, ठीक है, कोई लेबर ने मेहनत करी है वो भी जुड़ता है, कोई अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो भी जुड़ता है। ठीक है, अब समझ में आया आरएम में और फिनिश गुड्स में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है? और डब्ल्यूआईपी होता है, तो डब्ल्यूआईपी में भी ये चारों चीजें हो सकती है मेरी ऐड। ठीक है, फिनिश गुड्स या डब्ल्यूआईपी, जरूरी नहीं चारों चीजें हो, तीन भी हो सकती है, चारों भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अपन को बेसिक समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? एक बारी देख लो, देख लो, देख लो, आराम से देख लो, कोई दिक्कत क्या? अगर मैं ज्यादा फास्ट जा रहा हूं तो भी बताओ। जा रहा हूं? नहीं?
अरे सो मत जाना, मैंने बोला देखो। कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि इन्वेंट्री अगर आप लोगों को टफ लग रहा है तो इन्वेंट्री सबसे इजी है यार, मैं अभी इजी बना के दूंगा, देखना आप लोगों के लिए। और जिस जिसने अभी कॉपी नहीं खोली है ना, एक बार मुंह हाथ धो के कॉपी वॉपी खोल लो, अब अपन लिखने वाले कुछ ना कुछ। चलो रेडी क्या गाइस? चलिए आप लोग जरा अब कॉपी खोलिएगा अपनी, अब सर आपके नोट्स लिखवाएंगे। इसको ना मैं छोटा कर सकता हूँ क्या, अगर आप लोगों को दिखे अभी? दिख रहा है क्या, विजिबल है क्या? विजिबल है ना, चलो हेडिंग डालो कॉस्ट ऑफ परचेज। अच्छा गाइज, ये बात ना मैंने अपनी इंटर की क्लास से जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, मैंने तब भी बोली है, मैं अभी भी बोलता हूँ। अगर आईसीआई, आप लोग एक बात तो याद रखना, अभी जब जब भी आप लोग रिवीजन कर रहे होगे, आईसीआई की मैट पूरी देखनी है आप लोगों को, ठीक है, वो नहीं छोड़नी, ठीक है, समझ में आया, वो पूरी देखनी है। और इसके लिए ना मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ, अगर कभी भी आप कोई भी ऐसा पॉइंट देखते हो जहाँ पे आईसीआई ने पॉइंट्स मेंशन किए हैं या एग्जाम्पल दे रखे हैं, उसको तो मतलब घोट के पी जाओ, क्योंकि पूछेगा तो वहीं से पूछने वाला है, ठीक है। वो पॉइंट्स उसके बाहर कहीं नहीं देता, कभी भी नहीं देता। अभी जैसे मैं आप लोगों को लिखाता हूँ, लिखो कॉस्ट ऑफ परचेजेस। चलो सबसे पहला लिखो टैक्स एंड ड्यूटी। अच्छा, मैंने बहुत ज्यादा फोकस करके पढ़ाया था, आप लोग बताना, अगर मेरे को इसका रिफंड मिल जाएगा तो मैं ऐड करूं क्या इसको? यार एक साथ बोलो ना, अगर मैं इसको रिफंड मिल जाएगा तो मैं ऐड करूं क्या इसको? आवाज नहीं आई है, आवाज नहीं आई, जोर से बोलो ना, अगर मेरे को इसका रिफंड मिलेगा मैं ऐड करूं क्या इसको? नहीं, हाँ, बस आई ना, तगड़ी सी आवाज आई। चलो टैक्स एंड ड्यूटी। दूसरा फ्रेट। चलो ये चीजें तो अपनी ऐड होने वाली है, ठीक है। माइनस वाली चीजें भी लिख लो यहाँ पे। डिस्काउंट माइनस करूँ ना? अरे डिस्काउंट मिलेगा तो माइनस करूँ ना यार, डिस्काउंट के पैसे थोड़ी दिए अपन ने, डिस्काउंट तो मिल गया अपने को। ड्यूटी ड्रॉबैक। अच्छा ड्यूटी ड्रॉबैक पता है क्या किसी को? किसी ने इतना भारी सा टर्म सुना है क्या? सुना है किसी ने इतना भारी टर्म? देखो मैंने क्या बोला था, इंग्लिश में टर्म्स का मतलब क्या होता है, उसी में डिफाइंड होता है ना। तो ड्यूटी मतलब अपना कोई भी टैक्स, ड्रॉबैक मतलब वापस मिल जाना, मतलब कोई अपन ने टैक्स दिया था, वो अपने को वापस मिल गया, तो माइनस कर देते अपन उसको, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, माइनस कब करेंगे? जब अपन ने वो टैक्स जोड़ा होगा तब तो माइनस करेंगे ना। देखो इस चीज पे फोकस करना, कभी कभी आईसीआई यहाँ पे घुमा देता है। 10 रुपए मेरे परचेज के थे, ठीक है, 2 रुपए मैंने टैक्स के दिए और मेरे को 2 रुपए का रिफंड मिला, ठीक है। इस केस में मैं 2 रुपए माइनस करूँ ना, ठीक है। अभी क्वेश्चन में दिखा रहा है 10 रुपए परचेजेस है और 2 रुपए मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक मिला। अब यहाँ पे मैं 10 रुपए माइनस करूँ क्या? नहीं, क्योंकि मैंने जोड़ा ही नहीं है। अगर जोड़ूंगा तब तो माइनस करूंगा ना, अगर मैंने जोड़ा ही नहीं तो फिर बात ही खत्म है। समझ में आया क्या, ये वाला पॉइंट समझ में आया? समझ में आया ना? चलो अच्छा, बहुत अच्छा। फीस भी दोबारा बोलूं क्या देने? नहीं चलो, मजाक मजाक यार, मजाक। चलो चलो, ये देखो, मान लो 10 रुपए था अपना और 2 रुपए का टैक्स था, ठीक है, डन। अगर मैंने बोला कि अगर मेरे को रिफंड मिल जाता है तो मैं टैक्स माइनस कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा, अगर मेरे को रिफंड मिल गया तो हो जाएगा 10 रुपए। अगर मेरी परचेज प्राइस 10 रुपए मैंने दिखा रखी है और मैंने टैक्स अभी तक जोड़ा ही नहीं है और उसका रिफंड मिल गया, तो मैं माइनस करूंगा क्या? नहीं, क्योंकि मैंने जोड़ा ही नहीं, मैं जोड़ूंगा तब तो माइनस करूंगा, कुछ ऐड करूंगा तब तो उसमें से घटाऊंगा ना, कुछ ऐड ही नहीं किया तो घटाऊंगा क्या, लड्डू कुछ भी नहीं, बात खत्म, ठीक है। चलो और
seller reduced by discounts, rebates given by the seller, any duties paid to supplier will be formed part of the inventory unless the enterprise can recover. हाँ देखो ये 4 पॉइंट्स अपने मेन है, ठीक है, समझ में आया। अब एक चीज ना कभी कभी और यहाँ पे नहीं मेंशन करता है लेकिन पूछ सकता है, मैंने सप्लायर को 100 रुपए दिए, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने सप्लायर को 100 रुपए दिए, ठीक है, और सप्लायर के बदले मैंने किसी को 50 रुपए और दे दिए, तो मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज क्या होगी? मैंने भाई से सामान खरीदा, ठीक है, ध्यान से सुनना, मैंने भाई से सामान खरीदा, 100 रुपए मैंने भाई को दिए, ठीक है, और भाई ने बोला कि यार 50 रुपए ना तू उसको भी दे देना, ठीक है, मेरे बदले, तो मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज कितनी हुई? 150। 100 कैसे? 100 तो मैंने दिए ही दिए, और 50 मैंने उसके बदले किसी और को दिए, वो भी तो मैंने ही दिए ना, वो भी तो मैंने ही दिए, ठीक है। देखो कॉस्ट मतलब जितना जितना भी मैंने पैसा दिया, मैंने चाहे सेलर को दिया हो चाहे सेलर के कहने पे किसी और को दिया हो। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग सुनना, अब आप लोगों को तुरंत समझ में आएगा। कभी किसी किसी ने घर वर बना है, किसी का घर वर बनता है, तो सीमेंट वेमेंट मंगवाई क्या किसी ने? घर पे आई है किसी के सीमेंट, ठीक है। अच्छा पापा ने कभी बोला है कि यार एक काम करो सीमेंट के पैसे ठेले वाले को दे दो? सुना है क्या किसी ने? नहीं, नहीं दिया, सीधा ऑनलाइन यूपीआई। अच्छा सुना है क्या? तो अगर मैं आपकी बात मानूं तो आपने दुकानदार को तो एक भी रुपया नहीं दिया, तो क्या आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज जीरो ले लूं क्या? आपने दुकानदार के कहने पे किसी और को पैसे दे दिए, है कि नहीं ये बात? तो मेरी कॉस्ट ऑफ परचेज में वो पैसा भी आएगा ना। अब समझ में आया? अब समझ में आया ये वाला पॉइंट? अगर मैंने 100 रुपए इसको दिए और इसके कहने पे बोलता है कि यार, दुकानदार मेरे को बोलेगा कि भैया एक काम करना, 100 रुपए तो मेरे दे देना और 10 रुपए ठेले भाड़े इसको भी दे देना, तो मेरी 100 रुपए कॉस्ट होगी या 110 रुपए कॉस्ट होगी? तो अब समझ में आया, जितना मैं सप्लायर को दे रहा हूँ या सप्लायर के कहने पे किसी और को दे रहा हूँ। ये पॉइंट जनरली मेंशन नहीं होता पर कभी पूछा जा सकता है आपको, ठीक है, क्या समझ में आया? चलो इसको मेंशन लिख लो, लिख लो, प्लस 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 अमाउंट पेड टू सप्लायर और अमाउंट पेड टू एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। डन क्या? पॉइंट समझ में आया? अच्छा अब अमाउंट में ना, आईसीआई एक और जगह पे आपको कंफ्यूज कर सकता है, अमाउंट में कुछ भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी अमाउंट मतलब अमाउंट। अगर सप्लायर को 10 रुपए का टैक्स देना था, सप्लायर के बदले मैंने टैक्स दे दिया, ठीक है, तो वो भी तो मैं ऐड करूंगा ना, मतलब मैंने सप्लायर के बदले जो भी पे किया है वो मैं ऐड करूंगा। हो क्या मेरे साथ इस पॉइंट पे, या घूम गए? हो या घूम गए? हो ना मेरे साथ तो इस पॉइंट पे? चलो मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ, ये पॉइंट तुरंत क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला वाला केस, मैंने सप्लायर को 100 रुपए दिए, 10 रुपए ठेले वाले को दिए, मेरी कॉस्ट ऑफ परचेज कितनी होगी? 110। चलो ठीक है, मैंने 100 रुपए सप्लायर को देने थे, ठीक है, सारे के सारे ठेले वाले को दे दिए, कितनी होगी मेरी कॉस्ट ऑफ परचेज? 100 रुपए, ठीक है। अब सुनो, 100 रुपए सप्लायर को दिए, ठीक है, और 10 रुपए नगर निगम वाले को भी दे दिए क्योंकि किसी चीज के सप्लायर के देने थे। अब कितने जोड़ू मैं? 110, ठीक है। सप्लायर के बदले मैंने जितने भी पैसे दिए हैं सब मैं ऐड कर लूंगा। डन क्या? चलो, कोई दिक्कत तो नहीं इस पॉइंट पे? ये वाला पॉइंट जो है ना आप लोग हाईलाइट कर लो या स्टार मार्क कर लो, क्योंकि रिवीजन टाइम पे ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा अपना। मेरे पास तो हाईलाइटर है तो अपन रंग सकते हैं इसको। वाह कितना अच्छा लग रहा है। चलो, अपने पास अगला वाला पॉइंट है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन।
includes directly related to units of production such as direct labor. They also include a systematic allocation of fixed and variable overhead. Overheads वाला पार्ट अपन इंटर में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे लिख लो सिर्फ कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन हेडिंग दो. नीचे लिखो डायरेक्ट लेबर और फिक्स्ड ओवरहेड या फिर वेरिएबल ओवरहेड. डन. डिटेल में पढ़ेंगे अपन इंटर में, बहुत डिटेल में आएगा. कितना थोड़ा देखो, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ना हमारे, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्लब कर दिया जाता है, एक साथ जोड़ दिया जाता है. उनको एक साथ जब जोड़ देते हैं उसको ओवरहेड बोलते हैं. ठीक है. अब जैसे जितने भी, जैसे मान लो ऑफिस के खर्चे हैं या ये सारे खर्चे हैं, ऑफिस में एम्प्लॉयज की सैलरी है, इन सबको जब क्लब कर दोगे तो इनको ओवरहेड्स बोला जाता है. ठीक है, विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन. ठीक है क्या गाइस? डन. हाँ, जितने भी अपने पीएनएल में आते हैं जनरली आप एक बार के लिए समझ सकते हो. ठीक है, जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है. डन क्या गाइस? अपने को ओवरहेड्स का बेसिक डेफिनेशन पता है क्या? कि जो भी मेरा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चा नहीं है, जैसे एडवर्टीजमेंट का हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हो गया, ऑफिस में बैठे हुए जो अब अपने सेल्स गर्ल या सेल्स गर्ल वाले बंदे होते हैं जो कॉल करते हैं, सर आपको लोन चाहिए क्या, उन सब का कहाँ जोड़, मैं प्रोडक्ट पे तो जोड़ूंगा नहीं, वो सब आएगा अपना ओवरहेड्स पे. ठीक है, क्या बात है, बहुत खुश हो गए. चलो ठीक है, अब ये देखो, अदर कॉस्ट may include administrative overheads incurred to bring the inventory into present location and condition, or any cost specifically incurred on inventory of a specified customer, interest and other borrowing costs. देखो, अदर कॉस्ट में ना इन्वेंट्री में तब जोड़ेंगे जब कुछ भी डायरेक्टली रिलेटेड टू इन्वेंट्री होगा. ठीक है, ये देखो, कॉस्ट स्पेसिफिकली इनकर्ड ऑन इन्वेंट्री ऑफ अ स्पेसिफाइड कस्टमर. अब एक चीज बताओ, मैं इन्वेंट्री जनरली बनाता था, मान लो मैं लैपटॉप बना के देता था. ठीक है, मेरे इस लैपटॉप को कॉस्ट आता था 50,000 रुपए. अगर मेरे पास इन्वेंट्री पे ये पड़ा रहेगा तो मैं 50,000 रुपए ऐड करूंगा. ठीक है, लेकिन भाई ने मेरे को बोला कि सर एक काम करना, इस पे ना पूरा बढ़िया से स्टिकर स्टिकर लगा के आयरन मैन का, इसको बढ़िया से चमका के देना मेरे को. अब वो स्टिकर लगाने के लिए मेरे को 1,000 रुपए और लग गए. तो अब बताओ, मैं इसको 50,000 पे अपनी इन्वेंट्री में दिखाऊं या 51,000 पे दिखाऊं? मेरे टोटल खर्चे कितने पड़े? 51 पड़े ना. तो मैं इन्वेंट्री कितने की दिखाऊं? 51 पे. तो यही लिखा है कि अगर कोई भी स्पेसिफिकली कॉस्ट इनकर्ड ऑन इन्वेंट्री ऑफ अ स्पेसिफाइड कस्टमर, तो उसको मैं ऐड कर दूंगा. ठीक है, चलो इसको हाईलाइट कर लो आप लोग अपनी बुक्स पे. अरे ये ना अगला पॉइंट जो बता रहा हूं वो हमेशा मतलब फाइनल लेवल तक भी अब जो अगला पॉइंट बताने जा रहा हूँ ना वो फाइनल सी फाइनल लेवल तक भी कंफ्यूजन में ही रहता है, और इंस्टीट्यूट उस लेवल फाइनल तक भी गलत ही करके आता है. कभी गलत कभी सही, कभी गलत कभी सही. देखो, इंटरेस्ट एंड अदर बोरिंग कॉस्ट आर जनरली नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. देखो, कभी भी ना इन्वेंट्री क्या होती है, अपनी बनती और बिक जाती है. तो इन्वेंट्री में ना कभी भी अपन इंटरेस्ट या बोरिंग कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते. ठीक है, ध्यान रहेगी ये चीज. लेकिन however, in some circumstances where production process is longer and it is required to carry inventory for a longer period, example wine, rice, timber, it may be appropriate to consider interest and other borrowing cost. अब एक चीज मैं आपको बताता हूं जहां पे हमेशा आप लोगों को इंस्टीट्यूट कंफ्यूज कर सकता है. ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो, लिखो एग्जाम्पल, नोट डाउन करो. अभी तक जो पढ़ा है उसी के बेसिस पे बताना. सबसे पहला पॉइंट, आई टुक अ लोन, आई took a loan of 1 lakh at the rate of 9%. I took a loan
ऑफ 1 लाख एट द रेट ऑफ 9%। इंटरेस्ट कितना होगा एक साल का? 9,000। इसको इन्वेंट्री में ऐड करूं या नहीं करूं? साफ साफ मना कर रखा है, नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल नहीं करना है। समझ में आया? लेकिन अब उसके नीचे लिख लो और उसको हाईलाइट कर लेना। इफ इफ inventory takes longer period, if inventory takes longer period, then longer period information लिख लो। longer period information मतलब बनने के लिए, then interest cost is added, then interest cost is added। अब पता है जनरली वाला जो पॉइंट है ना कि कितना टाइम लगना चाहिए, वो इंस्टीट्यूट ने कहीं डिफाइन नहीं किया। लेकिन अगर किसी भी इन्वेंट्री को 1 साल से ऊपर लग रहा है ना बनने के लिए, तो अपन उस पर इंटरेस्ट कॉस्ट ले लेते हैं। समझ में आया? अगर किसी भी इन्वेंट्री को 1 साल से ऊपर, इसीलिए उन लोगों ने एग्जाम्पल क्या दिया ना, जैसे वाइन, वाइन जितनी पुरानी होती है उतनी ज्यादा, देखो कैसे मुस्कान चढ़ी है सबके चेहरे पे। वाइन जितनी पुरानी होती है उतनी ज्यादा महंगी होती है। कोई बोलता है ना बढ़िया होती है, अभी उतनी ज्यादा महंगी होती है। ठीक है, कितने शरीफ हो ना आप लोगों को, कुछ नहीं पता। चलो, वाइन जितनी ज्यादा पुरानी होती है उतनी ज्यादा महंगी बिकती है। ठीक है, तो वाइन को बनने के लिए टाइम लगता है ना, तो वहां पे हम इंटरेस्ट कॉस्ट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, टिम्बर, टिम्बर के जो पेड़ होते हैं उसको बनने के लिए बहुत टाइम लगता है ना, तो वहां पे हम इंटरेस्ट कॉस्ट को ऐड कर सकते हैं। ब्रैकेट में साफ साफ लिख लेना कि इफ ग्रेटर देन 1 ईयर, मतलब आईसीआई हमेशा 1 ईयर वाला अज्यूम करके चलता है अभी भी और फाइनल के लेवल तक भी। और जब भी अपन इंटरेस्ट कॉस्ट ऐड करके आएंगे ना, अगर आप ऐड करके आ रहे हो तो लिख के आना नोट्स में, नोट में लिख के आना, since the period since the period since the period is greater than 1 year, therefore interest cost is included in inventory। therefore it is included in cost of inventory। समझ में आया? हमेशा ये नोट लिख के आओगे क्या? इस नोट के आधा या 1 नंबर हमेशा रहने वाला है, लिख के आना। जब भी इंटरेस्ट कॉस्ट को इंक्लूड करोगे, और इंटरेस्ट कॉस्ट को इंक्लूड नहीं कर रहे होगे तब भी लिख के आना है कि सिंस द पीरियड इज लेस देन 1 ईयर देयरफॉर इंटरेस्ट कॉस्ट हैज नॉट बीन इंक्लूडेड। समझ में आया? डन? कोई दिक्कत क्या यहाँ तक? चलो, अब जैसे मैंने पॉइंट्स लिखवाए ना, वैसे ये पॉइंट्स भी लिख लो कि कौन कौन सी चीजें इन्वेंट्री में ऐड नहीं होती हैं, गलती से भी ऐड नहीं होती हैं। गलती से मतलब आंख बंद करके भी ऐड मत करना। कौन कौन सी? सबसे पहला एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल वेस्ट, मेरा कभी भी ऐड नहीं करते हम। एबनॉर्मल लॉस को हमेशा माइनस कर देते हैं। एबनॉर्मल लॉस। दूसरा होता है स्टोरेज कॉस्ट। अब एक चीज बताओ यार, मैंने इन्वेंट्री बना दी, ठीक है, मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं। मैंने चेयर बना दी, अब ये चेयर मेरा बिकने को तैयार है क्या? चेयर मेरी बिकने को तैयार है क्या? गाइस, चेयर बिकने को तैयार है क्या? हाँ। अब अगर ये बिक नहीं रही है और मैंने इसको स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है, तो वो स्टोरेज कॉस्ट इन्वेंट्री में ऐड करूं क्या? नहीं यार, इन्वेंट्री तो बन के तैयार है ना, तेरे को आज खरीदनी है आज खरीद ले, है कि नहीं? तो स्टोरेज कॉस्ट कभी भी ऐड नहीं होती। बट मैंने आइसक्रीम बना दी, अब ऐसे ही पटक दूं या फ्रीजर में रखनी पड़ेगी? तो उस केस में स्टोरेज कॉस्ट ऐड करनी पड़ेगी ना मेरे को। तो वही लिखा है, unless these costs are necessary in production process prior to further production stage। मतलब ये प्रोडक्शन में अगर रिक्वायर्ड है तो, ठीक है। तो फ्रिज की तो मेरे को रिक्वायरमेंट है ना यार, अगर मैं आइसक्रीम बना के तुरंत पटक दूंगा तो पिघल के खराब हो जाएगी। समझ में आया? ठीक है। एडमिन ओवरहेड्स दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू ब्रिंगिंग द इन्वेंटरी टू द प्रेजेंट लोकेशन। मैंने बोला था एडमिन ओवरहेड अपन ऐड नहीं करते।
एडमिन ओवरहेड डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऐड करते हैं, अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है तो नहीं ऐड करते। क्वेश्चन यही लिख के देगा, एडमिन ओवरहेड या तो लिखा रहेगा रिलेटेड टू प्रोडक्शन या फिर लिखा रहेगा नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाले को अपन ऐड करके आ जाएंगे, इसको माइनस करके आएंगे, ऐड ही नहीं करेंगे, बात खत्म। मैं इसका अच्छे से बना देता हूँ, लो डायग्राम लिख देता हूँ, अपन आराम से बना लेंगे, हो जाएगा काम। चलो लिख लो। ये छोटे छोटे डायग्राम्स ना बहुत काम आएंगे आपको एग्जाम से। अब 2 मिनट पहले आपने यही देख लिया डायग्राम, अपने को पता चल गया। एडमिन ओवरहेड, ये देखो रिलेटेड टू प्रोडक्शन, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। बात खत्म, ठीक है क्या गाइस, डन। अब एक और चीज, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अरे भाई मैंने बना के रख दी इन्वेंट्री, अब बेचना है, उसमें जो भी कॉस्ट लगने वाली है वो मैं इन्वेंट्री में क्यों ऐड करूंगा यार, मेरी इन्वेंट्री बन के तैयार है ना, ठीक है। अब मेरे डेस्क बन के तैयार है, अब इसके बाद में जो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट कर रहा हूँ मैं क्यों ऐड करूंगा, वो बिल्कुल नहीं ऐड करनी। इन्वेंट्री में सिर्फ इन्वेंट्री बनने तक की कॉस्ट तैयार होती है अपनी, है कि नहीं। चलो ठीक है, डन। तो अपने पास ये 4 पॉइंट्स देखो, यही 4 पॉइंट्स आएंगे अपने पास एग्जाम में, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। जब भी इंस्टीट्यूट ऐसे पॉइंट्स मेंशन करता है वो उसी में से पूछता है क्वेश्चंस अपने, ठीक है क्या गाइस, डन क्या। हाँ कौन था, थ्योरी में नहीं क्वेश्चन में भी। क्वेश्चन देगा ना अपने पास कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री, तो उसी में से ये 4 पॉइंट्स दे देगा, अपन या तो ऐड करके आना है या माइनस करके आना है, ठीक है, समझ में आया, डन। अच्छा इसके बाद ना मैंने आप लोगों को एनआरवी बताया था, एनआरवी क्या था, फुल फॉर्म नहीं, एनआरवी क्या था। आज की डेट पे मेरे को बेचना है, कितने में बिकेगा, क्या माइनस करता था मैं, जो मेरे को बेचने की कॉस्ट आने वाली है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, एक चीज बताना गाइस, एक चीज बताना, मेरे पास ना आधा बना हुआ फोन है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आधे फोन की कभी भी कोई सेलिंग प्राइस होती है क्या, नहीं होती, ठीक है, पूरे फोन की होती है। तो अब इसका मैं एनआरवी कैसे निकालूं, मैं आपको बताता हूं एक फॉर्मूला। मेरे पास आधा बना हुआ फोन है, ठीक है, 100 रुपए का, एक पूरा फोन मेरा बिकता है 500 रुपए का अभी। तो एक मैं काम नहीं कर सकता क्या, इस आधे बने हुए फोन का दाम है 100 रुपए, इसको और बनाने के लिए मुझे कितने खर्चे पड़ेंगे, अरे 400 कैसे पड़ेंगे, वो तो मैं बताऊंगा ना कितने खर्चे पड़ेंगे, तो बिकता है 500 में, मैंने बताया थोड़ी कितने पड़ेंगे। मान लो इसको बनाने के लिए मेरे 200 रुपए और लगने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। अब आप लोग कोई मेरे को बता सकता है इसकी एनआरवी क्या होनी चाहिए, आप लोग सोच के बताओ, इसकी एनआरवी बताओ। सोचो, देखो 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 देखो, अब सुनना, अगर मेरा 10 रुपए का फोन है, गाइस गाइस गाइस, अगर 10 रुपए का फोन है, मैं आज उसको 100 रुपए में बेच सकता हूँ, मेरी एनआरवी क्या है, 100 रुपए, ठीक है। मेरे पास 100 का आधा बना हुआ फोन है, ठीक है, मेरे को उसको बनाने के लिए 200 रुपए और लगेंगे, ठीक है। तो मैं एक काम करूँ क्या, इस 500 में से 200 घटा देता हूँ। आज मान लो अगर मैं पूरा फोन बेचता तो 500 मिलने वाले थे, तो आधा फोन बेचूंगा तो 500 माइनस 200 मिल सकते हैं क्या मेरे को, 200 बनाने का खर्चा पड़ा मेरा, नहीं समझ में आया, थोड़ा ऊपर से गया, थोड़ा ऊपर से गया, देखो मैं बताता हूँ, देखो देखो देखो। अब सुनना, मैं एग्जांपल लेता हूँ, रुको। हाँ, चलो गाइस एक चीज बताओ, मेरे पास ना, मेरे पास ये पूरा फोन, ये बिकता है 500 में, ठीक है, आज मैं इसको 500 में बेच सकता हूँ।
मेरे पास आज सिर्फ ये बना के रखा हुआ है 100 रुपए का, ठीक है, डन 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 डन, इतना सबको पता है। इस पूरे फोन की एनआरवी कितनी है? 500 रुपए, ठीक है। आज मैं बेच दूंगा तो मुझे कितने हाथ में आ जाएंगे? कितने मिल जाएंगे आज मैं बेच दूंगा तो? 500 मिलेंगे ना यार। एनआरवी का मतलब क्या होता है? मैं पूरे फोन की बात कर रहा हूँ, एनआरवी का मतलब क्या होता है? 500 मिल जाएंगे ना। अच्छा एक चीज बताओ, ठीक है डन, ये आधा बना हुआ फोन है, ठीक है, मैंने इस पे 200 रुपए और खर्चा किया, ठीक है, 200 रुपए और खर्चा किया, अब मुझे 500 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, तो मेरे कितने पैसे मैं बोल सकता हूं कि मेरे को मिले होंगे नेट? 200 मैंने खर्चा किया एक्स्ट्रा और तब जाके 500 मिला है। 300, 300 बोल सकते हैं क्या? थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट समझ में आया? आज मैं अगर नॉर्मल फोन बेच रहा था, देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए, आज मैं अगर नॉर्मल फोन बेचता तो 500 मिलते। डन, यहां तक किसी में कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं मान लेता हूं आज मैंने पूरा ही फोन बेचा, 500 रुपए मिल गए मेरे को, लेकिन अभी भी मेरे उस पर 200 रुपए खर्चा करना बाकी था, ठीक है, तो मैंने 200 और खर्चा कर दिया, तो अब मुझे कितने पैसे मिले? डन, अब समझ में आया? चलो एक पॉइंट लिखाता हूं, लिखो। इसके बाद कभी भी डाउट नहीं होगा। मैंने इतना, मैं चाहता तो पहले ही फॉर्मूला लिखा देता, पर एग्जाम्पल दिया, इससे क्या है आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। एनआरवी लिखो। देखो मेरे पास कोई रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल का भी तो एनआरवी मेरे पास अवेलेबल होता है, सिर्फ आधे कच्चे पक्के आइटम्स का एनआरवी अवेलेबल नहीं होता है ना। मेरे पास अगर मान लो मैं गेहूं खरीद के लाया हूं, तो मेरे पास गेहूं की एनआरवी अवेलेबल होती है, आटे की अवेलेबल होती है। आधा आधा पिसा हुआ गेहूं रखा है, उसकी एनआरवी थोड़ी अवेलेबल होती है कि नहीं? चलो तो लिखो यहाँ पे, एनआरवी में दो केस, एक तो फिनिश गुड्स का, एक रॉ मटेरियल्स का, और एक हमारे पास डब्ल्यूआईपी का। लिखो अमाउंट टू बी रिसीव्ड इफ आई सेल टुडे, ये मैं अपनी लैंग्वेज दिखा रहा हूं। अब बताओ ये समझ में आया क्या? अमाउंट टू बी रिसीव्ड इफ आई सेल टुडे माइनस कॉस्ट टू सेल, मतलब बेचने के लिए जो अपने को अगर कुछ 1-2 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो ये वाला एग्जांपल समझ में आया था क्या? चलो जिसको इसका एग्जांपल याद है ना, एग्जांपल लिख लो कॉपी पे, कि 10,000 का फोन था, 1,000 मुझे बेचने के लिए लग रहे थे, तो 9,000 मेरी टोटल थी। एग्जाम्पल लिख लो, याद रहेगा। एग्जाम्पल लिखने से ना तुरंत दिमाग में वापस रिकॉल हो जाता है। लिख लो, चलो फटाफट लिख लो एग्जाम्पल। और अब अगला जैसे ही लिखाऊंगा ना, आपको तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा। चलो गाइस डन, क्या लिख लिया एग्जाम्पल आप लोगों ने? लिख लिया कॉपी पे? चलो अब मैं डब्ल्यू वाला केस बताता हूँ, ठीक है। ये इतना फॉर्मूला तो कॉपी कर लो आप लोग जल्दी से पहले, सेम टू सेम डब्ल्यू में भी। अगर आप लोगों में से कोई मेरे को बता सकता है एक और लाइन क्या ऐड होनी चाहिए, दिमाग लगाओ, अपन ने डिस्कस किया है अभी, ट्राई करो। बोल बोल, फिर से बोल, जोर से।
क्या बात है, ताली बजाओ यार भाई के लिए, और जोरदार ताली बजाओ। ये देखो अपन ने अभी डिस्कस किया था ना, माइनस रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अगर मेरे को बाकी अभी पूरा मैन्युफैक्चर करने के लिए कोई कॉस्ट बच रही है, बस वो भी माइनस कर दूंगा मैं। अब एग्जांपल लिखो यहाँ पे पूरा का पूरा, 500 रुपए मिलने वाले थे, माइनस कॉस्ट टू सेल अगर कुछ है 10 रुपए या 20 रुपए, माइनस रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 200 रुपए लगने वाले थे मेरे अभी भी, बस बात खत्म। अब ये फॉर्मूला कभी भी नहीं भूलोगे आप लोग। डन गाइस, समझ में आया? मस्त तरीके से समझ में आया? एनआरवी का पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ? दिमाग खुल गया क्या? दिमाग के सारे दरवाजे खुल गए? खुल गए या कोई दिक्कत या कुछ पॉइंट्स ऊपर नीचे दिमाग में आगे पीछे कहीं कुछ? WIP एक बार और बता दूं? चलो ठीक है, अब ना अपन डायरेक्ट फॉर्मूले से समझते हैं। अगर WIP की कभी भी एनआरवी निकालनी हो ना, तो उसका एक ही तरीका है। सबसे पहले फिनिश गुड्स की एनआरवी पकड़ना, माइनस एनी कॉस्ट टू सेल, माइनस जो मेरा WIP है उसको बनाने के लिए और कितना खर्चा मैं करने वाला हूँ। एग्जाम्पल से देखते हैं, 500 रुपए पूरे वाले की एनआरवी थी, माइनस अगर कोई मेरा कॉस्ट टू सेल होता, माइनस मुझे पूरा कंप्लीट करने में भी कितने और खर्चे आने वाले, कितना और खर्चे आने वाला था, 200 रुपए, माइनस कर देंगे, बात खत्म। ठीक है, समझ गए? 500 माइनस 200, 100 क्यों माइनस कर रहे हैं? अगर सेलिंग कॉस्ट होती तो, अगर सेलिंग कॉस्ट होती तो, हाँ होती तो। अच्छा, अगर सेलिंग कॉस्ट नहीं होगी तब भी मैं जबरदस्ती कुछ माइनस करके आऊं क्या? नहीं, तब जो मेरी कॉस्ट दी होगी वही मेरा एनआरवी हो जाएगा। डन क्या गाइस? कोई दिक्कत नहीं आता? चलो, ब्रेक लेके अपन 10 मिनट का, थोड़ा अगर सर के ऊपर से जा रहा है तो 10 मिनट, चलो 10 मिनट का ब्रेक है अपना।